म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है या इसको सिंपली एमपीएस भी हम कहते हैं। ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स हैं। अब ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स क्या है? इसको हम गेग्स भी बोलते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि कुछ एंजाइम इसको इन सीरीज ऑफ स्टेप्स में ब्रोकन डाउन करते हैं सिंपल प्रोडक्ट्स को। सही है। म्यूकोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल जो है ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेन है जिसकी डिग्रेडेशन होती है। अब ये बनाता कौन है? ये हमारी सेल है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है। इस स्पेस में जो होते हैं फिब्रोब्लास्टिक सेल्स होते हैं, ये इसको बनाते हैं और इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में इसको रिलीज करते हैं। और ये जो होते हैं ये एक्चुअली कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं और इस एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होती है। अब इसकी जो ब्रोकन डाउन वाले पाथवे है ये भी जो होता है ना लाइसोसोम्स के अंदर होते हैं, यानी कि इनकी कैटाबॉलिज्म भी इनसाइड लाइसोसोम्स होती है। अब अगर इसकी डिग्रेडेशन या इनकी एंजाइम में म्यूटेशन आ गई उन जीन्स में जो इनके एंजाइम इनकोड करते हैं, फिर इन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की अक्यूमुलेशन होगी, वो भी डिफरेंट फॉर्म्स में होगी। सही है। और ये बनाता कौन है? फिब्रोब्लास्टिक सेल्स बनाते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में सपोर्ट देते हैं। और ये क्या है? लाइसोसोमल डिग्रेडेशन इसकी होती है, यानी कि लाइसोसोम के अंदर इसकी डिग्रेडेशन होती है। अब जाहिर बात है सेवरल स्टेप है तो बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होंगी, तो स्पेसिफिक एंजाइम के लेकिंग के बेस पर इनको डिवाइड किया है, इनके बहुत सारे वेरिएंट बनाए गए ऐसे हैं जिसमें जो होता है ये एमपीएस 1 से लेकर एमपीएस 7 तक जो होता है इसको कैटेगराइज किए गए हैं। अब म्यूकोपॉलीसैकेराइड की कौन कौन से फॉर्म है जो अकोमुलेट होते हैं, उसमें आता है डर्मेटिन सल्फेट, हेपरिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइथिन सल्फेट और केराटिन सल्फेट। तो एक बात का पता यहाँ से लगता है कि हर एक में क्या इन्वॉल्व है? सल्फेट इन्वॉल्व है, यानी कि सल्फेट इंक्लूडिंग रेजिड्यूज है। अब यहाँ पर जितने भी 7 टाइप्स ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है वो सारे के सारे ऑटोसोमल रिसेसिव है एक्सेप्ट टाइप 2। सही है। ये टाइप 2 क्या है? ये एक्स लिंक इनहेरिटेंस के थ्रू जाता है। सही है। एक्स लिंक रिसेसिव इनहेरिटेंस के थ्रू जाते हैं और इसको हम हंटर सिंड्रोम्स भी कहते हैं। सही है। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? साइन सिम्टम्स, एक इसमें स्प्लीनोमेगली होती है, यानी कि हमारे लिवर और स्प्लीन दोनों की साइज इंक्रीज हो जाती है। हमारे बोन्स की डिफॉर्मिटीज होती है, हमारे हार्ट वॉल्स की लीजन्स होती हैं, यानी कि वहाँ पर इंजरीज होती है। सब एंडोथेलियल आर्टेरियल डिपोजिशन होती है स्पेशली कोरोनरी वेसल में, यानी कि इनकी जो सब एंडोथेलियल लेयर होती है वहाँ पर म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस डिपॉजिट हो जाती है और एज अ रिजल्ट ये क्या करते हैं? डिफरेंट हार्ट इस्कीमियाज करते हैं। सही है। इसके अलावा ये हमारे ब्रेन टिश्यूज में जाकर वहाँ पर भी डिफरेंट लीजन्स या डैमेज करते हैं। अब जब ये सब एंडोथेलियल कोरोनरी आर्टरीज में इनकी डिपोजिशन होती है, सही है, कोरोनरी आर्टरीज की सब एंडोथेलियल लेयर में जब इनकी डिपोजिशन होती है, एज अ रिजल्ट ब्लड सप्लाई टू कार्डियक सेल जो होते हैं वो कम हो जाती है और उन सेल्स की इस्कीमिया की वजह से क्या हो जाती है? डेथ होना स्टार्ट करता है, जिसको हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। और इस मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए जो कंपेंसेशन होते हैं वो भी नहीं होता है, यानी कि कार्डिक डीकम्पेंसेशन होता है। इसी वजह से क्या हो जाती है? उस बंदे की डेथ हो सकती है। इसके अलावा हमारे फेशियल फीचर जो होते हैं इसमें भी डिफॉर्मिटीज आती है। सही है। और क्लाउडिंग ऑफ द कॉर्निया होते हैं। इसका मतलब ये कि नॉर्मली हमारा कॉर्निया जो होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यहाँ पर वो क्या बन जाता है? ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो जाती है, यानी कि वहाँ पर इस तरह क्लाउड्स जैसे बन जाती है जिस तरह कैटरेक्ट में होता है। सही है। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन होते हैं क्योंकि हमारे जो ब्रेन टिश्यूज होते हैं वो डैमेज होती है, जॉइंट्स की टिश्यू डैमेज होती है, इसलिए जॉइंट स्टिफनेस होती है। सही है। अब ये जो एक्सेस ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स जैसे हमारे बॉडी में बनते हैं ये ब्रेक डाउन नहीं होते, ये हमारी यूरिन में भी एक्सक्रीट होते हैं। तो यहाँ से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं कि ये वहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इस किसी बंदे को म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस है या नहीं है। सही है। अब इसके टाइप्स पढ़ते हैं, सारे के सारे टाइप्स एक्सप्लेन नहीं किए लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सप्लेन किए। इसमें टाइप 1 आते हैं जिसको हार्लर सिंड्रोम भी कहते हैं। अब इसमें जो एंजाइम डिफिशिएंट होते हैं उसको कहते हैं अल्फा एल आयोरोनेडेज है, आइड्यूरोनेडेज। अब इसमें जो अकोमुलेशन होती है वो डर्मेटिन सल्फेट की होती है और हेपरिन सल्फेट की होती है। और इसकी अकोमुलेशन कहाँ पर होती है? पहले हमारे वास्कुलर वॉल की सेल्स में, स्मूथ मसल्स की सेल में भी और एंडोथेलियम में भी। सही है। दूसरी जो होती है हमारे मैक्रोपिगोसिटिक सिस्टम जो होती है जिसमें लिवर वगैरह आती है उसमें होती है। और इसके अलावा हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन्स के लाइसोसोम्स के अंदर भी ये होती है और वहाँ पर ये इंक्लूजन्स बना देते हैं, इन्वॉल्जन्स बना देते हैं। सही है। तो ये तो इनकी डिपोजिशन की जगह रह गई।
अब जब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की न्यूरॉन में जो होते हैं अकोमोडेट होते हैं, एज अ रिजल्ट मेंटल रिटार्डेशन दिखाई देती है हमारी क्लिनिकल फीचर्स में। हेपेटोस्प्लीनोमेगेली होती है क्योंकि ये मोनोपेगोसिटिक सिस्टम में अकोमोडेट होती है। और हमारे जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होती है इसकी कॉम्प्लिकेशन आती है क्योंकि वास्कुलर सेल्स के वॉल्स में भी डिपॉजिट होती है इसी है। और इसी हार्ट डिफेक्ट्स की वजह से जो होता है क्या हो जाता है, ये 6 to 10 ईयर्स के लिए जिंदा रहते हैं, फिर उनकी डेथ होती है इसी है। फिर हम अगर इसको हिस्टोपैथोलॉजिकली एग्जामिनेशन करें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इनकी जो सेल्स होते हैं जिसमें वो डिपॉजिट होते हैं, एक वो स्विल अप होती है, इनलार्ज होते हैं और उनके साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो क्लियर होते हैं इसी हैं। और इसके अलावा इसको क्या कहते हैं कि इसमें पॉजिटिव पीरियड एसिड शिफ्ट स्टेनिंग होती है, यानी कि ये एक स्टेनिंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिटेक्ट करते हैं। जब हम इसको स्टेन कर देते हैं तो जहाँ पर ग्लाइकोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ पर ज़्यादा स्टेनिंग होती है और ब्लैकिश से अपेयर हो जाती है। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स होते हैं वो विक्यूलेटेड हो जाते हैं, यानी कि इसके अंदर इस तरह विक्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं सही है। अब टाइप 2 पर जब हम आ जाते हैं तो इसको कहते हैं हंटर सिंड्रोम। अभी हमने पढ़ा कि सब में ये एक्सेप्शन है क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर इसके इनहेरिटेंस होती है, एक्स लिंक रेसिसिव क्रोमोसोम इनहेरिटेंस जिसको कहते हैं। यहाँ पर डिफिशिएंट एंजाइम जो था वो अल्फा एल आइडोरोनेडेज था। यहाँ पर जो होता है डिफिशिएंट एंजाइम जो थे एल आइडोरोनेट होता है ऐसे है, एल आइडोरोनेट सल्फेट होता है ऐसे है। इसमें जो अकोमोलेशन होती है वो उसी तरह डर्मेटेन सल्फेट और हेपरिन सल्फेट होते हैं सेम, वो यहाँ पर जो है है। अब यहाँ पर जब डर्मेटेन सल्फेट और हेपरिन सल्फेट दोनों अकोमोलेट होती है तो इसकी वजह क्या है, एक्चुअली इसकी ब्रेकडाउन में दोनों एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। एक एल आयोडोरोनेडेज होता है जो डिफिशिएंट होते हैं टाइप 1 में, और आयोडोरोनेट सल्फेट जो डिफिशिएंट होते हैं टाइप 2 में, सही है। तो इनमें जब कोई भी एक भी एब्सेंट होता है तो इन दोनों का डिपोजिशन होती है, इसलिए इन दोनों डिजीज में जो डिपॉजिटिंग सब्सटेंसेस जो है या अकोमुलेटिंग सब्सटेंस जो है वो एक तरह की है। सो इनके साथ जो सब्सटेंसेस अकोमुलेट होती है वो सेम होती है, सही। फिर हम इनके डायग्नोसिस पर आ जाते हैं, किस तरह इसको डायग्नोज करते हैं। तो हम फिर पहले देखते हैं इन दोनों की लेवल ल्यूकोसाइट्स के अंदर से है, वाइट ब्लड सेल के अंदर, और उनके अंदर ज़्यादा है तो फिर हम कह सकते हैं कि टाइप 2 म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस ऐसे है। इसके अलावा इसके लिए डीएनए बेस्ड टेक्निक्स भी अवेलेबल है जिसकी वजह से हम जो एलीलिक म्यूटेशन होते हैं उसको क्या कर देते हैं, डिटेक्ट कर देते हैं कि जो आयोडोरोनेट एंजाइम है इनके लिए जो जीन होते हैं उसमें वो म्यूटेटेड है या वो नॉर्मल है। क्लिनिकल बेसिस पर ये दोनों ऑलमोस्ट क्या है, ये सेम है सही है। लेकिन क्या होता है कि ये जो टाइप 2 है ना, इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े माइल्ड होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस, सही है, क्योंकि ऑटोसोमल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट होते हैं। और यहाँ पर जो क्लाउडनिंग होता था कॉर्निया की वो यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं होता, सही है। अब इसकी समरी पर आते हैं।